बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का टॉपिक। क्या पढ़ेंगे आज हम? भारतीय राज्य व्यवस्था का टॉपिक। तो जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो आपको संविधान जानना बहुत ज़रूरी है। संविधान जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आपको अपने राइट्स नहीं पता होंगे तो आप कहीं अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं पाएंगे। और हमारी सोसाइटी है एक ऐसी सोसाइटी, आप ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर बिना नियम बिना कानून के कुछ नहीं होता। ठीक है। तो पहले के टाइम पे क्या था? पहले के टाइम में राजा महाराजा लोगों का शासन था। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज हम किस चीज़ की क्लास स्टार्ट करना जा रहे हैं। तो आज हम यूपीएससी के लिए क्लास करेंगे। जो यूपीएससी भारतीय राज्य व्यवस्था एक सब्जेक्ट है जिसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है। तो उस सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स आज हम पढ़ेंगे और हमारी क्लास हर संडे रहेगी। हर संडे हम यहाँ से क्लास करेंगे और हर संडे मैं आपको पॉलिटी की क्लासेस प्रोवाइड करवाऊँगा और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्राई करूँगा कि आपको बता पाऊँ चीज़ों को। सो आप लोग हर संडे को यहाँ पर आके ज्वाइन कर सकते हैं और भारतीय राज्य व्यवस्था यूपीएससी के लिए आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी की क्लासेस काफ़ी हाई रेट्स में, अगर मार्केट में आप जाएंगे तो काफ़ी हाई रेट्स में चीज़ें क्लासेस आपको प्रोवाइड होती हैं। बट यहाँ पर आपको क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड होंगी। सो आप यहाँ पर आके क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सो हम ज़्यादा बात ना करते हुए छोटी सी बात बोलते हैं कि आज से हम यूपीएससी की पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट करेंगे, जो हर संडे एक एक वीडियो आपके पास जाएगी। बिकॉज आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट। सो मैं जो वीडियोस हैं वो ओनली संडे को अपलोड करूँगा। वीडियो बना के जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। जो बिगनर्स हैं वो थोड़ा ध्यान दें कि पहले सिलेबस को रीड कर लें अच्छे से और उसके बाद ही क्लासेस को अटेंड करना स्टार्ट करें। ओके। सो हम टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे और हम आज स्टार्ट करते हैं। एकदम जीरो से स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे हम। ये नहीं कि मतलब कि इसको वही पढ़ सकता है जो पढ़ चुका है एक बार, नहीं। वो भी पढ़ेगा यहाँ पर जिसने कभी पॉलिटी का पी नहीं पढ़ा। ठीक है। तो वो आज इस क्लास को ज्वाइन कर सकता है, आज से ज्वाइन कर सकता है। और इस क्लास में मैं जीरो से स्टार्ट करूँगा पढ़ाना। मैं ये समझूंगा कि आपको कुछ भी नहीं आता पॉलिटी में। ठीक है। तो हम लोग एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। बस आपको क्या करना है, अपना फोकस यहाँ रखना है और नॉर्मली यहाँ पर बोर्ड पे फोकस रहे। जो वर्ड्स आपको ना समझ में आए उसको आप कमेंट में पूछ सकते हैं आप मुझसे कि सर इसका मतलब क्या है। मैं आपको उसका एक्सप्लेन करूँगा कमेंट में ही। ओके। देन हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटी के बारे में। तो हम कुछ नॉर्मल सी बातें कर रहे थे, उसके बीच में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताना स्टार्ट कर दी कि हमारा सोसाइटी था पहले, राजतंत्र था पहले के टाइम पे। पहले क्या होता था कि राजा हुआ करते थे और प्रजा हुआ करती थी। ठीक है। उनका भी एक क्या था, कानून था। बट उस टाइम पे क्या था, जो लिखित कानून था उनका, उसको सर्वोच्च नहीं माना गया था। उस टाइम पे सर्वोच्च कौन था? एक विशेष व्यक्ति को सर्वोच्च माना जाता था, एक राजा को सर्वोच्च माना जाता था। और जो विधि बनाई जाती थी वो विधि उसके अंडर में रहती थी। वो अपने हिसाब से उनको कन्वर्ट कर सकता था या जनता के हिसाब से उसको कन्वर्ट कर सकता था। तो इसलिए वो शासन सभी के लिए सही नहीं था। राजा ही था, राजा का बेटा ही राजा बनता था। बट प्रजा तो सिर्फ सोचती रह जाती थी कि हम भी कभी राजा बनेंगे कि नहीं। वो सोच भी नहीं सकती थी क्योंकि ऐसा शासन था पहले। बट क्या हुआ, पहले वो सोसाइटी चेंज हुई, हमारा देश आज़ाद हुआ, सोसाइटी चेंज हुई। सोसाइटी चेंज होने के बाद हमारा समाज बदला। क्योंकि देखो, प्रकृति का नियम क्या है? परिवर्तन। और परिवर्तन लगातार होता आ रहा है। तो यहाँ से जो हमारे देश में अंग्रेजों ने शासन किया, वहाँ से काफ़ी कुछ चेंजेस आए। जो हमारा राजतंत्र था वो बिल्कुल ही चेंज हो गया या एक तरीके से ख़त्म हो गया। ठीक है। तो अंग्रेजों से जब हमने इंडिपेंडेंस प्राप्त किया, स्वतंत्रता प्राप्त की, उसके बाद एक सोसाइटी हमारी आई। अब सोसाइटी में लोग रहने लगे, अब थोड़ा नॉर्मली बिहेव से रहने लगे। बट वहाँ क्या हुआ कि अभी भी सोसाइटी में क्या था, प्रॉब्लम्स थी। कुछ सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स थी? तो सोसाइटी में प्रॉब्लम यहाँ पर अभी भी ये थी कि अगर घरेलू हिंसा हो गया, या अब देखो जहाँ समाज है वहाँ संघर्ष पैदा होगा, आप जानते हैं। ठीक है। तो क्या हुआ, जब सोसाइटी डेवलप हुई, एक न्यू सोसाइटी डेवलप हुई, तो वहाँ संघर्ष पैदा हुआ। और जब संघर्ष पैदा होगा तो संघर्ष के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? कानून की, सरकार की जरूरत पड़ेगी। उस संघर्ष में, सोसाइटी में संघर्ष होगा तो उस संघर्ष से, वहाँ संघर्ष में आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? एक कानून की जरूरत पड़ेगी, एक रूल की जरूरत पड़ेगी, एक शासन की जरूरत पड़ेगी जो उसको सुलझाए।
तो वहां से क्या हुआ, तो सोसाइटी में संघर्ष पैदा होने लगा। तो क्या हुआ, हमको जरूरत पड़ी, हमको रिक्वायरमेंट हुई कि अब कोई थर्ड पर्सन होना चाहिए जो क्या करे, यहाँ पे आके इस झगड़े को सुलझाए। सोसाइटी में हो गया, 2 स्टेट्स में हो गया, 2 देशों में हो गया, ठीक है। तो ये सारे जब संघर्ष पैदा होने लगे, क्योंकि देखो सबसे छोटाई जो हमारे समाज की सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, एक परिवार है। और परिवार में संघर्ष पैदा हुआ मतलब सोसाइटी में संघर्ष पैदा हुआ। अब अगर सोसाइटी में संघर्ष पैदा हो रहा है तो आपको एक थर्ड पर्सन चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए, सुलझाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से। ओके, सो यहाँ पर हमको यहाँ पर जरूरत पड़ी एक सरकार की। सरकार का मतलब सेना, पुलिस। आपके घर में अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ तो आपस में सुलझाना स्टार्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो आप क्या करते हो, पुलिस को फ़ोन लगाते हो, तो पुलिस क्या करती है, वहाँ सॉल्व करती है ना चीज़ों को। तो मतलब यहाँ पर यहाँ पर पुलिस क्या करेगी, मैटर को सॉल्व करेगी। तो पुलिस किसके अंडर आएगी, सरकार के अंडर आएगी। सेना है, दो देशों के बीच में झगड़ा होता है तो वहां पर क्या करती है वो, या तो बंदूक लेके खड़ी रहती है, तो सोल्यूशन होगा वहां पर सेना के द्वारा, या तो फिर उसका रिजल्ट निकलेगा, है ना। तो यहाँ पर सरकार में हमारा सेना आ जाती है, पुलिस आ जाती है, और भी बहुत सारी चीजें आती है। तो यहाँ से आपको समझ में आया सरकार की जरूरत क्यों पड़ी। सोसाइटी थी, सोसाइटी आई, वहां पर लोग आए, तो उनमें संघर्ष पैदा हुआ। उस संघर्ष को खत्म करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमको सरकार की जरूरत पड़ी, और यहाँ से सरकार आई। और उस सरकार में, अब वो सरकार तो आई, ठीक है। अब सरकार में हमारे कौन कौन से अंग थे, अभी तो पता होना चाहिए ना हमको। तो सरकार में हमारी देखो 3 अंग में डिवाइड कर गया सरकार को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला क्या होता है, देखो अब संघर्ष पैदा हुआ, ये मान लो क्या है, सोसाइटी है, यहाँ पैदा हुआ संघर्ष। क्या पैदा हुआ, संघर्ष। जब संघर्ष पैदा हो तो इसके लिए हमको जरूरत पड़ी कि इसकी, सरकार की। इसको सुलझाने के लिए हमको सरकार की जरूरत पड़ी। और सरकार में हम देखते हैं कि क्या है, सेना है या फिर पुलिस है। इन सबको हम एक नॉर्मली जानते हैं कि नॉर्मली ये ही आते हैं। इनको हम नॉर्मली देखते हैं, हर एक कॉमनली इन्हीं को देखते हैं हम लोग ज़्यादातर, कि यही दिखेंगे। पुलिस तो खास तौर पे दिखेंगे, ठीक है। दरोगा जी डंडा घुमाते हुए दिखेंगे हर एक गांव में। तो गांव वाले लोग क्या करते हैं कि गांव वाले लोग मैक्सिमम इसी सरकार को देखते हैं। अधिकतर ज़्यादा हाई लेवल गवर्नमेंट्स को ये ज़्यादा परिचित नहीं हो पाते। तो ये किसके अंडर आती हैं, सरकार के अंडर आ जाती हैं। बट ये तो एक छोटा सा पार्ट था सरकार है, ये क्या था, एक छोटा सा पार्ट था सरकार का। यहाँ पर मेन पार्ट तो अभी अब आपको पढ़ना बाकी है। तो हम आज पढ़ेंगे सरकार के बारे में। सरकार, शासन, क्या है ये, शासन भी बोल दो इसको, शासन, सरकार। तो इस सरकार को ना कुछ पार्ट्स में विभाजित किया गया। किसने विभाजित किया, उसके बारे में पढ़ेंगे। संविधान के बारे में पढ़ेंगे। बीच में हमारा संविधान आता है, लिखित संविधान, जो किसी एक सामान्य लोगों ने ही अपने अपने विचारधाराओं को लेके अलग अलग बैठ के एक समिति बना के संविधान को लिखा, ठीक है। अब उस संविधान ने ही क्या किया, सरकार को विभाजित, सरकार को बनाया। उसी संविधान के हिसाब से हमारी सरकार बनी है। और संविधान में भी संविधानवाद को ध्यान में रखते हुए संविधान बनाया गया है। अब मैं संविधानवाद क्या है इनको आगे एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, बट पहले हम पढ़ते हैं सरकार के बारे में कि सरकार की शक्तियां, सरकार को कितने पार्ट्स में विभाजित किया गया था, उनका क्या क्या काम था, ठीक है। तो देखो, पहला था हमारा विधायिका, पहली थी विधायिका। अब विधायिका का काम क्या होगा, तो विधायिका से आप समझ पा रहे हो, विधायिका का काम होता है विधि का निर्माण करना। विधि का निर्माण करना, किसका निर्माण करना, विधि का निर्माण करना। अब विधि का निर्माण से मतलब क्या है, विधि का मीन्स होता है एक्ट, मतलब कि एक्ट जो होते हैं, एक्ट का मतलब होता है विधि, एक्ट या अधिनियम, हिंदी में क्या बोलते हैं, और इसको अधिनियम। तो ये क्या करते हैं, विधि का निर्माण करते हैं। जो हमारे विधायिका होती है वो विधि का निर्माण करती है, मतलब एक्ट को फॉर्म करती है या फिर अधिनियम को फॉर्म करती है। ये हमारी तीनों की तीनों बातें क्या हैं, एक ही बात है। क्लियर है। अब आगे हम जानते हैं कि विधायिका भी कितने पार्ट्स में डिवाइड है। देखो विधायिका हमारी कितने पार्ट्स में डिवाइड है, एक होती है राज्य सरकार और एक होती है केंद्र सरकार। तो हमारी विधायिका क्या है, विधि का निर्माण करती है,
और इसको हमने राज्य सरकार और केंद्र सरकार में विभाजित किया है। ठीक है, राज्य मतलब संघ सरकार है। क्या है, एक राज्य, कोई भी राज्य, उसकी एक सरकार राज्य और केंद्र सरकार, दो पार्ट्स में हमने विधायिका को क्या किया, डिवाइड कर दिया। क्लियर है। आगे हमारा दूसरा जो आता है वो होता है कार्यपालिका। अब देखो, विधायिका ने विधि का निर्माण कर दिया, किसी अधिनियम को लागू कर दिया। ठीक है, उन्होंने लागू कर दिया कि अनुसूचित जाति जहां रहेंगे वो जमीन उसी की हो जाएगी। उन्होंने ये मान लो अधिनियम एक्ट बना दिया पिछड़ी जाति वालों के लिए। ठीक है, पिछड़ी जाति के वर्ग के लोगों के लिए अधिनियम बना दिया गया। बट यहाँ पर अगर ये कार्यपालिका अपना काम ही ना करे, कार्यपालिका में कौन कौन आता है, पुलिस आती है, खास तौर पे पुलिस, डीएम, एसडीएम, ये सब किस में आते हैं, कार्यपालिका में आते हैं। तो अगर कार्यपालिका अपना काम नहीं करेगी तो ये अपना विधि बनाती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो इसीलिए विधायिका अगर विधि का निर्माण करती है तो विधायिका नहीं जाती कि चल भाई ये तू जो मैंने बनाया उसको तू फॉलो कर, वो ये काम नहीं करेगी। काम इसको लागू करने का काम कौन करेगा, कार्यपालिका करेगी। तो कार्यपालिका का काम क्या है, ये क्या करती है, विधि को लागू करती है। जो विधि होती है उसको क्या करती है, लागू करती है। ये विधि को क्या करती है, लागू करती है। और दूसरा काम क्या है, ये पॉलिसीज का भी निर्माण करती है। ये क्या करती है, पॉलिसी भी बनाती है, ये क्या करती है, और पॉलिसीज भी बनाती है। और पॉलिसी का मतलब क्या होता है, नीति। पॉलिसी का मतलब क्या होता है, नीति, मतलब नीति बनाती है, नीति बनाएगी और जो विधायिका विधि बनाएगी उसको लागू भी करेगी। ठीक है, अब विधायिका भी हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड, कार्यपालिका भी हमारी कितने पार्ट्स में डिवाइड है, दो पार्ट्स में डिवाइड है। देखो कौन कौन से पार्ट में है। पहला है स्थायी कार्यपालिका और दूसरा है अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका दो पार्ट्स में डिवाइड है हमारी, स्थायी और अस्थायी। तो आपके माइंड में आएगा कि स्थायी कार्यपालिका क्या है, अस्थायी कार्यपालिका क्या है। देखो, पीएम हो गया, आईपीएस हो, सॉरी पीएम नहीं, आईएएस, आईपीएस, ये सब हमारे क्या होते हैं, इनकी एक बार जॉब लग गई अगर तो रिटायरमेंट तक ये क्या रहते हैं, अपने पद पे रहते हैं, इनको कोई हटा नहीं सकता। तो अगर हम देखें स्थायी में कौन कौन होते हैं, तो स्थायी में हमारा आईपीएस या आईएएस, ये हमारे क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, स्थायी कार्यपालिका के अंदर में आते हैं। और जो हमारे अस्थायी होते हैं जिनको कि जनता के द्वारा चुना जाता है, जनता के द्वारा चुना जाता है मतलब मुख्यमंत्री हो गया ना। मुख्यमंत्री क्या होते हैं, हमारे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। मुख्यमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ये 5 साल के लिए होते हैं और अगर जनता के हित में काम ना किया तो इनको लात मार के भगा दिया जाता है ना। तो इसीलिए हमारे देश को लोकतंत्र कहा जाता है, लोकतांत्रिक शासन, संवैधानिक शासन कहा जाता है। अभी मैं संवैधानिक शासन क्या है, संविधान क्या है, संविधानवाद क्या है, सब बताऊंगा। बट पहले हम यहाँ पढ़ते हैं स्थायी शासन क्या है, स्थायी शासन क्या है। ठीक है, तो अस्थायी शासन कौन सा शासन होता है, जो 5 साल के लिए होता है। सिर्फ कितने साल के लिए होता है, 5 ईयर्स के लिए होता है। जैसे पीएम का शासन हो गया, सीएम का शासन हो गया, राष्ट्रपति का शासन हो गया, ये सब शासन हमारे क्या है स्थायी शासन है। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं सीएम और पीएम, ये सब हमारे क्या है 5 साल के लिए होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, स्थायी कार्यपालिका इनको कहते हैं। ठीक है, अब आगे आता है हमारा लास्ट न्यायपालिका। आगे क्या आता है हमारा लास्ट, न्यायपालिका। आगे आता है हमारा न्यायपालिका, यहां जगह नहीं है तो आप इसको नोट कर लो, मैं फिर आगे करवाता हूं। न्यायपालिका भी एक्सप्लेन करता हूं क्या होता है न्यायपालिका। तो ठीक है, अब मेरे हिसाब से आपने इसको नोट कर लिया होगा और हम आगे करते हैं इसका अगला पार्ट, जो हमारे सरकार को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तीसरा पार्ट हमारा इसका है न्यायपालिका, और इसी को हम समझेंगे, न्यायपालिका के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो हमारा कार्यपालिका था ये क्या करता था, विधि इसने निर्माण किया, विधि को फॉलो करवाना, लोग इसको फॉलो करें,
वो कौन करवा रहा है? कार्यपालिका, पुलिस। अगर आप कानून को तोड़ते हैं तो पुलिस डंडा मारती है ना। तो इसीलिए ये क्या करती है कि अगर आप कानून का उल्लंघन करेंगे तो पुलिस का डंडा पीछे पीछे चलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि कार्यपालिका क्या करती है? कानून विधि को लागू करती है जो इसने बनाई है विधायिका ने। ठीक है, आगे आता है हमारा न्यायपालिका। तो न्यायपालिका हम करते हैं आगे कंटिन्यू। इसके बाद ये सारा नोट कर लेना, हम न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। देखो न्यायपालिका के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, हमारा नंबर 3 न्यायपालिका में डिवाइड था। न्यायपालिका, अब न्यायपालिका होता क्या है? तो न्यायपालिका सरकार का वो अंग है। देखो विधायिका ने विधि बना दी विधि, उसके बाद कार्यपालिका ने फॉलो करवा दिया। बट अगर कार्यपालिका का ही कोई व्यक्ति अगर, चलो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको कि क्लास में विद्यार्थी पढ़ रहे थे, कोई पुलिस वाला आया और उसने इसको झापड़ मार दिया विद्यार्थी को। ठीक है, तो यहाँ पर वो विद्यार्थी न्यायपालिका में जाएगा, क्योंकि जो कार्यपालिका है, जो सरकार है, वही कानून का उल्लंघन कर रही है। तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? न्यायपालिका में जाना पड़ेगा। तो न्यायपालिका क्या करेगी? देखेगी कि देखें जो कार्यपालिका के व्यक्ति हैं, अब ऑफिसर हैं, उसने कानून तोड़ा कि नहीं तोड़ा। अगर तोड़ा तो उसको सजा दी जाएगी। हमारे देश में कोई ताकतवर नहीं है, इन सब से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है। ठीक है, तो न्यायपालिका क्या करती है? न्यायपालिका, न्याय का मतलब न्याय करती है किसके आधार पर? तो विधि के आधार पर, विधि के आधार पर न्याय करती है। ठीक है, तो न्यायपालिका क्या करती है? विधि के आधार पर न्याय करती है। ठीक है, तो न्यायपालिका काम है विधि के आधार पर न्याय करना। और उसके बाद न्यायपालिका भी हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। न्यायपालिका में भी हमारे देखो 3 अंग हैं। पहला है उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। दूसरा है उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। और तीसरा है जनपद न्यायालय, जनपद। ये हमारे 3 न्यायालय को भी 3 स्तर पे डिवाइड कर दिया गया है, विभाजित कर दिया गया है। अब उच्चतम न्यायालय सबसे उच्च है, इसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, इसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। इसको बोलते हैं हम हाई कोर्ट, और इसको बोल देते हैं हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, तो इन तीनों का काम सेम यही है, विधि के आधार पर न्याय करना, विधि के आधार पर न्याय करना। यहाँ आपकी सुनवाई नहीं होती तो आप यहाँ जाते हैं, यहाँ नहीं होती तो यहाँ जाते हैं, यहाँ 100% आपकी सुनवाई होती है। बट मैक्सिमम चांस है कि यहीं आपकी सुनवाई हो जाती है, आपको यही न्याय मिल जाता है। बट अगर ये नहीं दे पाती, सफिशिएंट नहीं है इसके पास पावर, तो फिर ये यहाँ जाना आपको पड़ता है। ठीक है, तो न्यायालय क्या करती है? विधि के आधार पर न्याय करती है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। फिर हम आगे पढ़ेंगे। सरकार की शक्तियाँ हमने पढ़ ली, और आगे हम पढ़ेंगे संविधान के बारे में। तो संविधान क्या है उसकी मैं आपको एक उचित डेफिनेशन दूंगा। ठीक है, संविधान कैसे बना इसके बारे में आपको बताऊंगा। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो नोट इट। तो आपने नोट कर लिया होगा, तो अभी हम आगे चलते हैं। तो बेटा यहाँ पर अब हम आगे चलेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं
जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि हमारी सरकार को 3 अंगों में विभाजित किया गया, विधायिका में, कार्यपालिका में और न्यायपालिका में। विधायिका विधि का निर्माण कर रही है, कार्यपालिका उस विधि को लागू कर रही है लोगों के ऊपर क्या कर रही है, विधायिका विधि को लागू कर रही है, और न्यायपालिका क्या कर रही है, उस विधि के अनुसार ही हमको न्याय देती है। ठीक है, तो हमने इतना पढ़ा था, 3 अंगों को पढ़ लिया था। अब मैं अगर आपको एग्जाम्पल लूँ म्यांमार का, म्यांमार एक जगह, बर्मा नाम था जिसका, उसका नाम म्यांमार है। तो म्यांमार में क्या है, सेना का शासन है, जानते हैं आप लोग। तो सेना का शासन होना मतलब एक व्यक्ति विशेष का शासन है। वहाँ पर किसका शासन है, व्यक्ति विशेष का शासन है। वहाँ पर सरकार वहाँ भी है, वहाँ भी क्या है, सरकार वहाँ भी है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका वहाँ भी है, बट वो एक व्यक्ति विशेष के अंडर है। वो अपने हिसाब से उनको चलाएगा, वो अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते। ठीक है, वो वहाँ पर एक व्यक्ति विशेष उनको अपने हिसाब से चलाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वहाँ पर एक जनता की स्वतंत्रता को तो छीन लिया गया, जो जनता की स्वतंत्रता को ही छीन लिया गया, तो फिर क्या रह गया बताइए। हमने यहाँ पर शासन प्रणाली चेंज की, संविधान आया, संविधान अगर देखो उस देश में, म्यांमार में संविधान भी है, न्यायपालिका भी है, कार्यपालिका भी है, विधायिका भी है, फिर भी एक व्यक्ति विशेष के अंडर में है वो। इसलिए वो हम जैसे नॉर्मल पर्सन की स्वतंत्रता को क्या करती है, वो डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, तो वहाँ पर ताना शासन कहते हैं, उसको हम बोल देते हैं तानाशाह शासन। ठीक है, वहाँ हम उसको एक संविधान का या एक लोकतांत्रिक शासन नहीं बोल सकते। ठीक है, तो आगे आज हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का था। सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का ही था। किसी देश में देखा जाए तो सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका ने दिया था, और भारत ने वहीं से लिखित संविधान लिया है। लिखने की जो प्रणाली थी, वो लिखित संविधान की प्रणाली भारत की ही है, और सबसे बड़ा संविधान हमारे भारत का ही माना जाता है। सबसे बड़ा लिखित संविधान अब हमारे भारत का माना जाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं संविधान के बारे में कि संविधान क्या है। संविधान क्या है? देखो, संविधान का मतलब क्या होता है? संविधान का मतलब होता है सर्वोच्च विधि। सर्वोच्च विधि, संविधान का मतलब ये होता है सर्वोच्च विधि, या फिर इसका मतलब होता है विधि का शासन। विधि का शासन, संविधान का मतलब होता है सर्वोच्च विधि या फिर विधि का शासन। अब और इसमें हम और इसके डेफिनेशन में क्या ऐड कर सकते हैं, तो संविधान में 22 पार्ट्स होते हैं, 22 भाग होते हैं। 22 पार्ट्स होते हैं हमारे संविधान के। आगे और हम इसमें क्या लिख सकते हैं, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इसमें 395 अनुच्छेद होते हैं। 395 क्या होते हैं, अनुच्छेद होते हैं। अगर इसका और हम सिंप्लीफाई करें तो इसमें हमारे 12 क्या होते हैं, अनुसूचित, 12 शेड्यूल्स होते हैं हमारे। शेड्यूल्स, अनुच्छेद को हम आर्टिकल बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पार्ट। तो हम संविधान को हमने क्या कहा, सर्वोच्च विधि कहा, विधि का शासन कहा। उसके बाद उसके 22 भागों में संविधान हमारा 22 पार्ट्स में डिवाइड है। अब 22 पार्ट्स में हमारे अनुच्छेद हैं, 395 क्या है, आर्टिकल्स है, और उसमें क्या है, 12 हमारी शेड्यूल्स हैं। 12 हमारी क्या है, शेड्यूल्स है हमारी, अनुसूची। 12 हमारी क्या है, शेड्यूल्स है। ये क्या है, अनुसूची, अनुसूची। ठीक है तो संविधान क्या था हमारा, संविधान एक तो लिखित संविधान है, इसको हम सर्वोच्च विधि, सर्वोच्च विधि का मतलब होता है कि यहाँ पर विधि सर्वोच्च होगी। यहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष का शासन नहीं होगा, यहाँ पर विधि का शासन होगा। संविधान का क्या मतलब है, विधि का शासन। अब ये संविधान विधि का शासन तब होगा जब इसमें संविधानवाद, मतलब कि संविधानवाद क्या होता है, तो देखो संविधानवाद जो होता है, संविधानवाद, इसमें हम, अब संविधानवाद अगर इसमें है संविधान में, तभी वो संविधान है, तभी वहाँ लोगों की स्वतंत्रता कायम रहेगी। अगर संविधानवाद क्या है, एक विचारधारा है। संविधानवाद क्या होता है, एक विचारधारा होता है। क्या होता है, एक विचारधारा, एक विचारधारा होता है जिसमें समानता का अधिकार,
समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, गरिमा, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, गरिमा, इन सारी विचारधाराओं को विशेष ध्यान दिया जाता है। संविधानवाद क्या है? एक विचारधारा है जिसमें कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, गरिमा का अधिकार विशेष तौर पे इनको ध्यान में रखते हुए ही कोई चीज लिखी जाती है। एक विचारधारा है तो इस विचारधारा को ध्यान में रखते हुए कोई चीज लिखा जाएगा। अगर ये संविधानवाद इस संविधान में नहीं है तो ये संविधान तानाशाह है, फिर ये संविधान नहीं है। क्योंकि संविधानवाद, ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी देश में संविधान है तो संविधानवाद भी होगा, नहीं। अगर वहां संविधानवाद नहीं है तो मतलब वो संविधान भी तानाशाह है, वो संविधान नहीं है। क्योंकि वहां पर एक व्यक्ति विशेष के हाथ में रहेगा संविधान, फिर वो इन चीजों को ध्यान में नहीं रखेगा, वो समानता को देखेगा ही नहीं, स्वतंत्रता को देखेगा नहीं, सिर्फ अपनी मर्जी चलाएगा। बट जिस संविधान में संविधानवाद है वही हमारा संविधान सर्वोच्च विधि के बराबर है। यहाँ पर विधि का शासन होगा। संविधानवाद में क्या होगा? विधि का शासन होगा, विधि का शासन। यहाँ पर शासन विधि का होगा, यहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति का शासन नहीं हो सकता, इस चीज का ध्यान दीजिए। तो ये विधि का शासन है, संविधानवाद में विधि का शासन है। और संविधान वही संविधान है जिसमें संविधानवाद की विचारधाराएं हैं। अगर ये संविधानवाद की विचारधाराएं नहीं है तो संविधान तानाशाह हो जाता है, इस चीज का ध्यान देना। तो विधि का शासन है और इसी को हम संवैधानिक शासन भी बोलते हैं। संवैधानिक शासन, संवैधानिक शासन भी इसी को बोलते हैं हम। जिस संविधान में संविधानवाद की विचारधाराएं हैं उसी को हम संवैधानिक शासन बोल सकते हैं, नहीं तो संवैधानिक शासन नहीं बोल सकते। तो इसको हम विधि का शासन ऐसे ही बोल सकते हैं, लोकतांत्रिक विधि का शासन। लोकतांत्रिक, अभी क्या है? लोकतांत्रिक विधि का शासन। लोकतांत्रिक का मतलब लोगों का शासन, इसमें लोग हैं और उनके ऊपर विधि का शासन है, ठीक है। और सिर्फ लोगों के ऊपर विधि का शासन नहीं है, ये संविधान सब पे कंट्रोल करेगा। यहाँ पर ना कार्यपालिका की चलेगी, ना न्यायपालिका की चलेगी, ना ही विधायिका की चलेगी। क्योंकि संविधान के अगर वो कोई विधि बनाती है, अगर विधायिका कोई विधि बनाती है और अगर वो विधि संविधान का उल्लंघन करती है तो वो विधि डिस्ट्रॉय हो जाती है। न्यायपालिका उसको व्याख्या नहीं करती, उसको क्या करती है? उसी टाइम पर रद्द कर देती है। अब यहाँ पर एक काम आपको और समझ में आएगा कि विधायिका जब विधि बनाती है तो संविधान को अपने माइंड में रखती है कि किसी आर्टिकल को मैं क्षति तो नहीं पहुंचा रहा हूँ, उसको ध्यान में रखते हुए वो विधि का निर्माण करती है। और विधि को लागू करने का काम उच्चतम न्यायालय को दिया गया है। उच्चतम न्यायालय क्या करती है? जब वो विधि बना देंगे तो उसको चेक करेंगे कि उसमें क्या है, सही है या गलत है। अगर वो सही है संविधान के हिसाब से तो उसको क्या कर देगी? पास कर देगी, लागू कर देगी। बट अगर वो गलत है तो कभी भी उसको लागू नहीं करेगी, तुरंत रद्द कर देगी, ठीक है। क्योंकि उसको ये जिम्मेदारी दे दी गई है न्यायपालिका को कि आप क्या करिए, संविधान को कोई ठेस ना पहुंचा पाए, संविधान को कोई ठेस ना पहुंचा पाए, संविधान को कोई तोड़ ना पाए, इसका काम आपका है। तो वो क्या करती है? सिर्फ व्याख्या करती है कि सही है या गलत है। इस तरीके से ये न्यायपालिका काम करती है। तो हम कहाँ थे टॉपिक पर? संविधान विधि का शासन होता है, 22 पार्ट्स में डिवाइड है, अनुच्छेद इतने होते हैं और शेड्यूल इतने होते हैं। अब यहाँ से आपको ये समझ में आएगा अनुसूची होती क्या है, अनुसूची होती क्या है, ये हमारे अनुच्छेद होते क्या है, या भाग हमारे होते क्या है, नहीं पता ना आपको। तो नॉर्मली आप इतना जान लो कि हमारे संविधान को 22 भागों में बांटा गया था। हमारा जो संविधान लिखा जा रहा था उसको 22 भागों में डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है। और उन 22 भागों में हमारे 395 आर्टिकल्स थे, 395 अनुच्छेद थे। अब ये अनुसूची कहाँ से आ गई? अनुसूची तो थी नहीं, अनुसूची आई कहाँ से? अनुसूची कहाँ से आई? जब जैसे कि हमारे पहले आर्टिकल में लिखा गया है कि हमारा भारत संघों के समूह का देश है, ठीक है। राज्यों का समूह है, संघों का समूह है हमारा देश, ठीक है। बट उन राज्य के नाम तो नहीं बताए गए। क्या क्लासिफाई किया गया? नहीं क्लासिफाई किया गया, नहीं एक्सप्लेन किया गया। तो हमारा संविधान क्या है? शॉर्ट है, एकदम शॉर्ट में लिखा गया है, ठीक है। तो जब उनको शॉर्ट में लिखा गया तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए एक अलग से पेटी बक्सा बना के उसमें, जैसे पहला हमारा आर्टिकल था उन्होंने तो सिर्फ इतना बोल दिया कि हमारा देश क्या है? राज्यों का समूह है, संघों का समूह है।
पर अब उसके बारे में और जानकारी कहाँ से लाएं? तो उसके बारे में और जानकारी ऐड करने के लिए एक अलग से पेटी बनाई गई और उस पेटी में पूरी जानकारी एक्सप्लेन में लिखी गई। तो उसको हमने बोल दिया कि वो हमारी अनुसूची हो गई, जो हमारे संविधान का एक्सप्लेनेशन फॉर्म है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सप्लेनेशन फॉर्म था वो, इसको हमने अनुसूची बोल दी। तो अभी तक हमारे संविधान में 12 अनुसूची बनाई जा चुकी हैं, 12 शेड्यूल्स मेक किए जा चुके हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि शेड्यूल क्या है। शेड्यूल क्या है, ये शॉर्ट में होता है, इसको जब एक्सप्लेन करके लिखते हैं अलग से बॉक्स बना के, तो उसको बोल देते हैं हम अनुसूची। हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं, 395 आर्टिकल्स हैं और इसलिए 22 भागों में डिवाइड किए गए हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। संविधान आपको बताया सर्वोच्च विधि है, विधि का शासन है, और अगर संविधान में संविधानवाद नहीं है, ये विचारधाराएं नहीं है, तो संविधान नहीं हो सकता, वो तानाशाह है। ठीक है, और यहाँ पर हमने देखा विधि का शासन होता है, लोकतांत्रिक विधि का शासन है, एक तरीके से लोगों का शासन कह सकते हैं इसको हम, समझ आए बात। और ये संवैधानिक शासन इसी को बोलते हैं, जिस संविधान में संविधानवाद की विचारधाराएं हैं उसको हम संवैधानिक शासन बोल देते हैं। क्लियर है? तो इस चीज का ध्यान देना, पूरे पॉइंट को अब इसको नोट कर लो, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, सो नोट इट। तो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन को हमने इतना पढ़ा था, पर अभी और भी बाकी है। हमने संविधान को संविधानवाद से जोड़ के देखा था, ठीक है, बट अभी थोड़ा सा बाकी है। मैंने आप नोट कर लिया होगा, इसको रफ कर देता हूँ और डेफिनेशन देते हैं संविधान की डेफिनेशन क्या हो सकती है, काम क्या हो सकता है इसका। देखो ध्यान से समझना है इसको। हमने पढ़ा संविधान क्या करता है, संविधान क्या करता है, तो सरकार की शक्तियां विभाजित करता है। सरकार के अंग मतलब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। सरकार के अंगों की शक्तियां विभाजित करता है। पहला काम तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा काम, सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। सरकार की शक्ति को सीमित करता है, ठीक है। दूसरा सरकार की शक्ति को सीमित कर रहा है, देखो संविधान है और इस संविधान में संविधानवाद मतलब वो विचारधाराएं हैं, ठीक है, इसलिए ये। और उसके बाद थर्ड क्या होता है, जनता की स्वतंत्रता का ध्यान रखा जाता है। जनता की स्वतंत्रता का विशेष ध्यान दिया जाता है, विशेष ध्यान दिया जाता है। अब देखो यहाँ पर अगर जनता की स्वतंत्रता आ गई मतलब संविधानवाद आ गया, संविधानवाद की विचारधारा आ गई, तो मतलब इस संविधान में संविधानवाद है, इसलिए तो जनता की स्वतंत्रता का भी ध्यान दिया जा रहा है ना। तो यहाँ पर सरकारों के अंग की शक्तियों को विभाजित कर देता है कि कार्यपालिका क्या करेगी, विधायिका क्या करेगी, न्यायपालिका क्या करेगी। तो न्यायपालिका को काम क्या दिया गया, न्यायपालिका को एक ही काम दिया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो संविधान की व्याख्या करती है। संविधान की व्याख्या करती है कि संविधान के आधार पर विधायिका द्वारा बनाई गई विधि सही है या गलत है। समझ में आई बात। अब हमने ये चीज तो पढ़ी कि संविधान क्या है, संविधान क्या है, और यहाँ हमने ये भी पढ़ा सर्वोच्च विधि है। ये विधि से ऊपर कोई नहीं है हमारे देश में, ये सर्वोच्च विधि है, इससे ऊपर कोई जाने का प्रयास करेगा तो जेल में जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, सर्वोच्च विधि है, विधि का शासन है, कोई व्यक्ति विशेष का शासन नहीं हो सकता हमारे देश में। हमारे देश में सलमान खान का केस आपने सुना होगा, सलमान खान ने हिरन को मारा, शिकार किया, तो क्या वो बचा? नहीं बचा ना, वो भी जेल में गया। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी तक को जेल में, बड़े बड़े नेताओं को भी जेल में जाना, जेल की हवा खानी पड़ी है। वो किया किसने? तो हमारे संविधान ने किया है, क्योंकि हमारे संविधान के पास इतनी पावर है। एक लाइन कही जाती है कि पीएम, सीएम और डीएम सबसे पावरफुल होते हैं,
नहीं बेटा, पावरफुल नहीं होते। अगर ये रूल तोड़ेंगे तो जेल की हवा इनको भी खानी पड़ेगी, इस चीज़ का ध्यान देना। तो हमारे देश में कोई पावरफुल नहीं है। हमारे देश में अगर कुछ है तो वो सिर्फ संविधान है, क्योंकि वो सर्वोच्च विधि है। यहाँ पर विधि का शासन है, यहाँ पर जनता का शासन है, ठीक है। बट किसी व्यक्ति विशेष का शासन नहीं हो सकता हमारे देश में, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा। अब हमने ये तो पढ़ लिया संविधान है क्या। अब संविधान की आत्मा क्या है, संविधान की आत्मा क्या क्या है, इसकी आत्मा क्या है। आत्मा के बिना गाड़ी नहीं चल सकती, ठीक है, पहियों के बिना। ये तो सब पहिए जो हमने न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के लिए, ये तो इसके पहिए हैं सिर्फ। ये क्या है, हमारे संविधान के पहिए हैं सिर्फ, ठीक है। इन पे सिर्फ गाड़ी चल सकती है, पर उनको चलाने के लिए एक ड्राइवर चाहिए। वो ड्राइवर हमारी आत्मा में आएंगे, ठीक है। तो आत्मा हमारा क्या क्या हो सकता है। तो पहला है हमारा प्रस्तावना, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में बाद में आगे, प्रस्तावना। दूसरा होता है हमारा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। और तीसरा होता है निदेशक तत्व, निदेशक तत्व। ये हमारे संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, निदेशक तत्व, ये हमारे संविधान की आत्मा है। तो इनको हम वन बाय वन करके एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। अभी इतना याद रखो, संविधान की आत्मा ये है। संविधान क्या है, तो संविधान का काम ये सब है। संविधान में इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। संविधान क्या है, संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, ये मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया। तो अभी तक इतना आपको नॉलेज मिल गया है। अभी इसको अभी आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे के टॉपिक्स को कवर करते हैं धीरे धीरे करके। ओके, सो आगे हम पढ़ेंगे राज्य व्यवस्था के बारे में, कि राज्य व्यवस्था क्या है। क्या संविधान को पढ़ लेना ही काफ़ी है, राज्य व्यवस्था पढ़ लेना, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे हमने, ठीक है। तो आप पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद फिर हम आगे राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे। इसको एक रूपरेखा देंगे, डेफिनेशन देंगे, ठीक है, जो आपके बहुत काम आएगी। सो नोट इट, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमने संविधान को यहाँ पर ये एक्सप्लेन करा था, ठीक है। इसकी हमने आत्मा को बताया था कि संविधान की आत्मा होती क्या है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे राज्य व्यवस्था क्या है। क्या संविधान का अध्ययन ही राज्य व्यवस्था है? क्या सिर्फ संविधान का अध्ययन ही राज्य व्यवस्था कह सकते हैं उसको? तो आंसर होगा नहीं। सिर्फ संविधान को पढ़े, संविधान तो हमारा क्या है, एक लिखित दस्तावेज है जो एकदम शॉर्टली लिखा गया है। वहां पर ये तो लिखा गया है कि हम चुनाव करवाएंगे, बट चुनाव कैसे होगा, उसका क्या रूल है, ये नहीं लिखा गया है। हमारे अनुच्छेदों में ये तो लिख दिया गया है कि चुनाव होंगे, चुनाव से ही प्रतिनिधि चुने जाएंगे, और उसकी प्रोसेस क्या होगी ये तो विधायिका ने बनाए हैं, क्योंकि वो संविधान में नहीं लिखा गया। बट हाँ, जो हमारी विधि होती है, अधिनियम होते हैं, अधिनियम अगर एक अनुच्छेद है और 1000 अधिनियम है, तो वो 1000 अधिनियम से भी बड़ा होगा अनुच्छेद, कि अनुच्छेद की पावर उस संविधान से आया है। संविधान में संविधानवाद की विचारधारा है, तो संविधान का एक एक अनुच्छेद हजार विधायिका के द्वारा बनाए गए हजार अधिनियम के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कितनी वैल्यू है हमारे संविधान में लिखे गए आर्टिकल्स की, अनुच्छेदों की, ठीक है। तो यहाँ हमने आज हमारा टॉपिक ये है कि राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ना है हमको। आप जानते हैं भारत की राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी क्या है? भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? इंडियन पॉलिटी। तो हम देखते हैं कि क्या भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान को पढ़ना इनफ है? तो नहीं, हमको संविधान तो देखो पढ़ना ही, संविधान का अध्ययन तो जरूरी ही है, संविधान का तो अध्ययन जरूरी है। प्लस संविधान के साथ साथ हमें किसकी जरूरत होती है पढ़ने की? तो हमको पढ़ना पड़ेगा अधिनियम के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा कि अधिनियम क्या है। हमें अधिनियम के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, प्लस हमें न्यायालय के निर्णय भी पढ़ने होंगे, न्यायालय के
निर्णय भी पढ़ने होंगे, क्योंकि इस न्यायालय को ही संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। संविधान की व्याख्या का अधिकार इसी को है, व्याख्या का अधिकार। ठीक है, तो न्यायालय के निर्णय भी हमको पढ़ने पड़ेंगे। और चौथी चीज क्या पढ़नी पड़ेगी, हमारे देश में बहुत सारी जातियां हैं, हमारे देश में बहुत सारी जाति हैं, बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, बहुत सारे धर्म हैं, उनके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। जातियों के बारे में प्लस जाति के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, धर्म का अध्ययन करना पड़ेगा आपको, और राजनीतिक दलों का भी अध्ययन करना पड़ेगा आपको। मतलब एक भारतीय राज्य व्यवस्था की एक डेफिनेशन क्या बनी हमारी, कि जब हम संविधान पढ़ेंगे, संविधान के साथ अधिनियम पढ़ना पड़ेगा, न्यायालय के निर्णय क्या निर्णय दिए, संविधान के आधार पर व्याख्या क्या की उन्होंने न्यायालय ने, वो निर्णय आपको पढ़ने पड़ेंगे। और हमारे देश में जाति धर्म और राजनीतिक दल भी हैं, इनके बारे में भी आपको अध्ययन करना पड़ेगा। मतलब इन सभी का अध्ययन ही क्या कहलाता है, भारतीय राज्य व्यवस्था कहलाती है, भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़, तो सिंपल सी डेफिनेशन इसकी यही थी कि भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है। तो इन सभी का समग्र अध्ययन ही हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था है। अगर आप सोचेंगे कि हम इसको पढ़ लें, इनको छोड़ दें, तो आपको पूरी इंडियन पॉलिटी की जानकारी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये हमारी क्लास थी, जिसमें हमने पढ़ा सरकार के अंगों के बारे में पढ़ा। सरकार के अंगों के बाद हमने संविधान के बारे में पढ़ा, संविधानवाद को उनसे कोरिलेट किया। ठीक है, संविधान के बारे में मैंने आपको बताया क्या संविधान कर रहा है, कुछ एग्जांपल्स दिए, जैसे बर्मा हो गया, म्यांमार हो गया। म्यांमार बर्मा एक ही बात है, म्यांमार हो गया, वहाँ पर किसका शासन है, सेना का शासन है, पर संविधान वहाँ भी है, पर उसमें संविधानवाद की विचारधारा नहीं है, जिसकी वजह से वो संविधान तानाशाह है, क्योंकि उस संविधान पे नियंत्रण किसका है, एक व्यक्ति विशेष का। बट हमारे देश में संविधान पे किसी का नियंत्रण नहीं है, संविधान का नियंत्रण सब पे है। इस चीज़ का ध्यान देना। तो इसीलिए हमारे देश में लोगों की स्वतंत्रता का, लोगों की गरिमा का, लोगों के अधिकारों का पूरा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि संविधानवाद वाली विचारधारा हमारे संविधान में है। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी, जो यहीं समाप्त होती है बच्चों। और अगली क्लास हमारी फिर अगले संडे को आएगी, जिसमें कि आगे हम फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे, जो हमारे संविधान की आत्मा है, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, निदेशक तत्व, 1 बाय 1 करके हम सबको पढ़ेंगे। अब इन तीनों में से फंडामेंटल राइट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसीलिए हम पहले फंडामेंटल राइट्स को क्लियर करेंगे। और ये थोड़ा वास्ट टॉपिक भी है, काफ़ी लंबा टॉपिक है ये। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, मौलिक अधिकारों को अध्ययन करेंगे, फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। हर एक क्लास में एक फंडामेंटल राइट्स को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में हम फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे। अपने फंडामेंटल राइट्स के बाद फिर हम पढ़ेंगे प्रस्तावना को, उसके बाद हम पढ़ेंगे निदेशक तत्वों को, और तब जाके हमारे पूरे संविधान का अध्ययन खत्म होगा। ठीक है, तो हम इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट संडे अगली क्लास के साथ, जिसमें मैं आपको अगले टॉपिक्स विद एक्सप्लेनेशन पढ़ाने वाला हूँ। ओके, सो बाय, जय श्री राम।